हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की बात करेंगे। कल रिज़ल्ट आया था इसका और पूरे इस अनसर्टेनिटी वाले पूरे माहौल के बीच में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर को अभी जो FY 25 एंड हुआ है मार्च में 8-9 दिन हुए हैं। कल 8 डेज़ हुए थे, कल 8 अप्रैल था। तो मतलब इतनी जल्दी कंपनी ने ऑडिटेड रिजल्ट निकाला है, अनऑडिटेड भी नहीं, ऑडिटेड रिजल्ट निकाला है और 8 दिन के अंदर ही निकाल दिया है। सो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे काफ़ी अच्छी बात है और इसीलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे ये कंपनी जिसे कहते हैं ना पावर सेक्टर के टेलविंड के बीच में बैठी है इंडिया में, बिकॉज ट्रांसफार्मर्स आपको चाहिए ही चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग हो जाती हैं। आप अगर स्टील इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे मेक्सिको में इन्होंने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर दिया था आर्सेलर को, और जेटको से इनको एक ऑर्डर मिला था 740 करोड़ का, सिंगल ऑर्डर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में भी जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको इसका पहले तो बिजनेस मॉडल समझना है डिटेल में, एक एक कंपनी का प्रोडक्ट क्या करती है, कहाँ जाता है, एंड इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो हम रिजल्ट देखेंगे, Q4 का भी देखेंगे, और मतलब इसेंशियली ये ईयर एंड का रिजल्ट है तो पूरे FY 25 का स्नैपशॉट हमको पता है कि क्या है। ठीक है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखोगे तो लास्ट के 3 ईयर्स को मैंने हाईलाइट किया है। तो आप जो बिज़नेस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप देखो कि किस हिसाब से हो रहा है। काफ़ी अच्छा हो रहा है। जो अगर सिर्फ टॉप लाइन की मैं बात करूं सेल्स की, तो 1400 करोड़ के अराउंड जो 1396 CR था 23 में, वो 2000 करोड़ का हो गया है। तो टॉप लाइन काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। इस साल इनका टारगेट था, जो गाइडेंस इन्होंने दिया था, काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी था, 2000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ये क्रॉस करेंगे, और वो कर भी दिया है। दूसरा, अगर आप OPM जो इन्होंने इनके हिसाब से, स्क्रीनर के हिसाब से जो भी ये मार्जिन होते हैं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो आप देखेंगे तो हैंडसमली इंप्रूव हुए हैं लास्ट के 2 साल से। 23-24 में जो मैंने ग्रीन ब्लू लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो OPM परसेंट आप देखोगे लास्ट के 3 ईयर्स की, तो 9-10% था पहले, फिर 10% था 24 में भी, और 16% हो गया मार्च 25 में। ठीक है, और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 42 से 47 हुआ। फिर इस बारी आप अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो 216 करोड़ का। अब जब कोई कंपनी इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को, तो आपको एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड समझनी है कि ये जो एसेंशियली कंपनी है इस टाइम पे टेल विंड्स की वजह से इतना अच्छा ग्रो कर रही है। कब तक करेगी? मुझे लगता है कि जब तक जो ट्रांसफॉर्मर का, अगर आप पूरे सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर्स की जब तक सप्लाई बहुत अच्छी नहीं हो जाती है, तो तब तक ये कंपनी अच्छा करने का रखेगी। क्योंकि इसका अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे भी ये जाते हैं। इन्होंने इनकी जो जैसे कैपेबिलिटी कहें, एक्सपर्टीज़ कहें, 1200 किलो वोल्ट्स तक का ये बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी बात हो जाती है। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। धीरे धीरे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी एक फैसिलिटी और एडिशनल लगा रहे हैं, 22,000 MVA की, मेगा वोल्ट एम्पियर्स की, और एक IDT, यूजुअली मोस्टली उस नई फैसिलिटी में IDT बनाएंगे, वो है 15,000 MVA की। तो वो भी मई में शुरू हो जाएगी, और जो 22,000 वाली मैंने बोली है वो Feb 26 में शुरू होगी। तो वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है जो Feb 26 वाली है। और जो 15,000 MVA है, वो यूजुअली इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स के लिए, जो सोलर साइड में आपके जो ट्रांसफार्मर्स लगते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को लेके वो डिस्कस किया है IDT ट्रांसफार्मर्स क्या होता है। सिलचर, अगर आपको चैनल पे वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं। उससे आपको इन्वर्टर ड्यूटी जो ट्रांसफार्मर्स हैं, बिकॉज क्या है कि सोलर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर्स भी डिफरेंट चाहिए। आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स नहीं लगा सकते वहाँ पे, आपको इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर ही लगता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों नहीं लगता है, वो सब मैंने सिलचर वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, एक बार देख लेना। वैसे पावर सेक्टर को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करा हुआ है इस चैनल पे, तो बहुत सारी आपको वीडियोस पावर सेक्टर की मिलेंगी। अभी आप देखो की ऑपरेशनल हाइलाइट्स फॉर Q4। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इनकी है 5,132 करोड़ की, जो आपको दिख रहा है, और ये 15 to 18 मंथ्स का रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी को। न्यू ऑर्डर इनफ्लो कितना आया? 4,500 करोड़ का इस बारी। एक्सेप्शनल ऑर्डर्स, मतलब कोई अगर आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई बहुत जो मेजर फीट है कंपनी के लिए, वो ये था कि जेटको से कंपनी को 740 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिला है। सिंगल ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर्स को कंबाइन करके ही वैल्यू 740 करोड़ नहीं आई है। ये एक सिंगल ऑर्डर है। इनफैक्ट जेटको की खुद की हिस्ट्री में ये एक सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर था। तो इस टाइम पे यार, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, पावर सेक्टर में टेल विंड है तो है। अब पावर आपको चाहिए, चाहे ट्रम्प टैरिफ
टैरिफ लगाएं या ना लगाएं, पावर आपको चाहिए, अनसर्टेनिटी हो या ना हो, पावर आपको चाहिए। ठीक है, अगर वर्ल्ड स्लो थोड़ा रिसेशन में चला जाता है, पावर रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम हो जाती हैं, जो कि चीज़ हो ही जाती है, बट इवेंचुअली जिस तरफ ये दुनिया जा रही है वहाँ पे हमको पावर रिक्वायरमेंट्स इमेंस कैपेसिटीज़ हमको चाहिए पावर के लिए, और उसके लिए ऑब्वियसली अगर आपको ग्रिड तक कनेक्ट करना है तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते हैं। तो इस टाइम पे मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट मैं लास्ट में अभी ये भी बताऊंगा कि एक्सपोर्ट को लेके कंपनी ने क्या बोला था अर्निंग्स कॉल में, कि एक्सपोर्ट से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप आजकल लगा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक नैरेटिव ये चल रहा है मार्केट में कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रंप जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा लगा के, बहुत आलतू फालतू स्टेटमेंट्स दे के, ताकि जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ के यील्ड कम हो जाएं और उससे ये लोअर रेट्स पे अपने डेट को रीफाइनेंस करें। तो बहुत डिटेल में जाके मैंने बताया था, अगेन उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा अगर किसी को समझना है कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट्स लोअर बॉन्ड यील्ड्स एंड हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। बट यहाँ पे अब वो नैरेटिव तो क्लियरली फेल होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो तो ऐसा तो नहीं था, बिकॉज आप देखेंगे इनिशियली जो यूएस बॉन्ड यील्ड थी वो 3.9 तक भी चली गई थी, बट अगर कल की मैं बात करूँ अभी रिसेंटली वो 4.5 4.6 पे चली गई है, जो कि पहले भी नहीं थी। तो बहुत बड़ा जंप आया यूएस बॉन्ड यील्ड्स में। तो लग तो नहीं रहा है कि ट्रंप का वो इरादा रहा होगा, अगर रहा भी होगा तो मतलब आई डोंट नो, बहुत वो जो नैरेटिव था वो क्लियरली फेल हो रहा है कि लोअर यील्ड पे आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे डेट रिफाइनेंस करना था यूएसए को, इसीलिए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो। बाकी यील्ड ऊपर जाने का एक ही रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि चाइना अपने यूएस ट्रेजरीज बेच रहा है, उस पर 750 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरीज हैं। तो मीन्स एक तरीके से चाइना ने जो फंड लोन कर रखा है यूएस गवर्नमेंट को, तो वही ट्रेजरीज खरीद के तो वो बेचा जा रहा है। बट उसको भी इतना, अगेन जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि उतना अच्छा मेरे को नैरेटिव नहीं लग रहा है। इस नैरेटिव में भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जैसे यूएसए को चाइना को कहा जा रहा है कि वो यूएस ट्रेजरी बेच रहा है, इसीलिए इट्स फ्लडिंग द मार्केट्स, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और यील्ड ऊपर आ रहा है, प्राइसेस एंड यील्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी मैंने बताया था। बट इट डजेंट लुक टू मी द केस, बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी आपका इम्प्रूव हुआ है। अगर चाइना इतना सारा पंप कर देता यूएस ट्रेजरीज तो डॉलर इंडेक्स में एकदम वीकनेस आपको दिखती, जो कि नहीं दिख रही है। तो ठीक है, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इस टाइम पे, लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में भी बोलेंगे कि बताएंगे एक्सपोर्ट को लेके क्या कहा है कंपनी ने। बट उससे पहले आप जो मैंने बॉक्स में नीचे करा हुआ है वो आप देखो। ऊपर की फिगर्स तो मैं आपको दिखा चुका हूँ स्क्रीनर से, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक साल के अंदर जब टेल विंड्स आपके कंपनी को छूती है ना, और आप टेल विंड्स के बीच में बैठे होते हो, आपका मैनेजमेंट बहुत एक्सपर्टीज़ रखता है प्रोडक्ट बनाने की, पता है उसे किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो एक साल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि किस तरीके का होता है। FY24 में डेट टू इक्विटी जो रेशियो था वो 0 डेट टू इक्विटी का तो क्या बात करें, मैं कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कैपिटल एफिशिएंसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हम ROI या ROCE देखेंगे। तो ROCE या ROI मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, FY24 से FY25 में आते आते आप देखो कितना हैंडसमली ROI या ROCE इंप्रूव हुआ है। ROI 0.95 से 23 चला गया, वो 6% से 22 चला गया, अमेजिंग। डेटर डेज आप देखेंगे, मीन्स ऑन एन एवरेज आपने लेट्स से आज सेल किया अपना प्रोडक्ट, तो कितने दिन बाद आपको कस्टमर पैसा दे रहा है, तो वो डेटर डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आपका वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रेच हो जाता है, और इस वजह से आपका जो ऑपरेशनल कैश फ्लो है वो नीचे चला जाता है। अगर आप कैश फ्लो को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही होता है। तो डेटर डेज आप देखेंगे 156 से 114 की तरफ आए हैं, और कंपनी का ये कहना है कि 120 एक ऐसा लेवल है, बिकॉज अभी ये टारगेट कर रहे हैं, इस बार इन्होंने FY25 का जो पूरे एक साल में इन्होंने रेवेन्यू कमाया था वो था 2000 करोड़। अभी ये नेक्स्ट 27-28 तक बात कर रहे हैं कि हमें 8500 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन चाहिए, $1 बिलियन हमको टॉप लाइन जनरेट करना है। तो 4 टाइम्स आप कह सकते हैं कि अगले 3 साल में रेवेन्यू ये 3 टाइम्स करने की बात कर रहे हैं। और उस ज़्यादा स्केल पे आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो भी थोड़ा स्ट्रेच नज़र आएगी ही आएगी। इतना बड़ा, खास करके ट्रांसफॉर्मर जैसी कंपनीज़ में जहाँ पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच रहता है, बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स हैं वो यूटिलिटीज़ होती हैं, जो खुद इतना बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ उनकी नहीं होती है। तो डेटर डेज आप देखेंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब मेजर हाईलाइट्स इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। फालतू का ज्ञान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर देखोगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट फेज़ ऑफ कैपेसिटी 15,000 MVA वाली वो होने वाली है मई 2025 से शुरू। ज़्यादातर यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर बनेगा।
सेकंड वाले लाइन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 1 बिलियन रेवेन्यू। थर्ड वाले पॉइंट को देखो, जो मैंने बताया था कि 22,000 मेगा वोल्ट एम्पियर्स को की ये कैपेसिटी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में बना रहे हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर मतलब आपको ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ लगनी है, हर कोई नहीं बना सकता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होगी और मार्जिन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, एक मार्जिन को लेके ये चीज़ भी है कंपनी की, जैसे मैंने अभी पोस्ट भी किया था कि जैसे वायर एंड केबल कंपनीज काफ़ी अच्छे मार्जिन जनरेट कर रही थी, पॉलीकैब भी हाईएस्ट लेवल पे ही थे उनके मार्जिन के ई आई के, तो और डिमांड भी बहुत है आगे तक, बिकॉज अगेन पावर सेक्टर रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो बिरलास को अदानी को उसमें एक नेचुरल एडवांटेज लगा कि यार इतना स्कोप है, मार्जिन अच्छे हैं, तो वाई शुडंट वी एंटर दिस बिजनेस, दिस इंडस्ट्री। तो उन्होंने एंटर किया। अगर आप इंटर ग्लोबल एकॉर के आप देखेंगे आज, तो हॉस्पिटैलिटी में भी टाई अप कर रहे हैं, 300 होटल्स बाई 2030। तो देखा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में भी इस टाइम पे सप्लाई का शॉर्टेज है और मार्जिन्स बहुत अच्छे आप कमाते हैं, एंड दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। जब सप्लाई का शॉर्टेज होता है तो मार्जिन्स आप अच्छा कमाते हैं, टॉप लाइन वगैरह आपकी अच्छा ग्रो करती है, बिकॉज सामी होटल्स के केस में वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो जब इंडस्ट्री दूर से अच्छी लगती है ना, तो इट बिकम्स अ नेचुरल अट्रैक्टिव ग्राउंड फॉर डिफरेंट बिजनेस हाउसेस। तो यहाँ पे यही हो रहा है इस चीज़ में। क्या कर रहे हैं, बिकॉज ट्रिल काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास इन इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके ग्रीन हाइड्रोजन एमोनिया वगैरह में यूज़ होते हैं। बिकॉज रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर में यू नीड अ डीसी सप्लाई, तो इसीलिए वो रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर होता है। रेक्टिफायर का मतलब ये होता है जो आपके एसी से डीसी में कन्वर्ट करे। तो ये क्या कह रहे हैं कि मार्जिन्स बढ़ाने के यहाँ पे तरीके क्या हैं। मैंने आपको बताया इस साल का इनका मार्जिन था 16% का, जिसको हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स कहेंगे, और पैट मार्जिन था 10% का। तो ये कह रहे हैं कि अब ये मार्जिन्स हम इससे ज़्यादा इंप्रूव करने के मूड में भी नहीं है, बिकॉज इंप्रूव करेंगे दो तरीके से, या तो ये प्राइसेस बढ़ा दे अपने ट्रांसफॉर्मर्स के, जो कि ये बढ़ा भी सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, बिकॉज सप्लाई का शॉर्टेज है। सप्लाई के शॉर्टेज पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बिकॉज मैं बाद में भूल जाऊँगा। 381 ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड 193 रिएक्टर ट्रांसफॉर्मर्स, और इंडिया पे अभी 50% ऑफ द कैपेसिटी भी नहीं है। तो क्लियरली मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि वो ट्रांसफॉर्मर्स के प्राइस बढ़ाए, बट उससे क्या होगा, इनके ठीक है मार्जिन तो इनके इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज कॉस्ट तो इनको इतना ही लग रहा है, ऊपर से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डन है इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो मार्जिन इनके बहुत अच्छे सॉलिड हो जाएंगे। चाहे तो 16% के मार्जिन को लेके ये 18-19% भी चले जा सकते हैं, हो सकता है 20 भी चले जाएं, बट उससे क्या होगा कि बहुत जो बाहर की इंडस्ट्री हैं, बिजनेस हाउसेस बैठे हुए हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आना, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो बड़ा स्मार्टली इस टाइम पे ये प्ले कर रहे हैं। तो देखेंगे कब तक की स्ट्रेटजी काम आएगी। ये कह रहे हैं कि हमको अगर मार्जिन का एक्सपेंशन करना है, तो हम सारा का सारा कोशिश करेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हम मार्जिन को एक्सपेंड करें, ना कि प्राइसेस बढ़ा के आगे अपने एंड प्रोडक्ट्स के। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मतलब जब जितना आप रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं, उस पूरे वैल्यू चेन में अगर आप सारी चीज़ें ओन कर लेते हैं, जैसे मैंने हिंडैल्को केस में बताया था कि एल्यूमिनियम में जो हिंडैल्को है, इंडिया के ऑपरेशंस पर्टिकुलरली, वो 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, फ्रॉम बॉक्साइट माइनिंग टू एल्यूमिना एंड टू एल्यूमिनियम, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी लास्ट वाली लाइन भी देख लो, टारगेट टू बी 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बाई Q1 FY26। तो मतलब अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो वहाँ पे 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के कमेंट देख लेते हैं। अचीव्ड, मैंने जो हाईलाइट किया उसमें देखो, अचीव्ड रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो, ठीक है, ये तो ठीक है। सिक्योर्ड लैंडमार्क जो मैंने आपको बताया गेटको वाला, तो उससे पता चलता है कि एक्सपर्टीज़ तो है कंपनी के पास। बाकी एक 420 kV 3 फेज़ रिएक्टर इन्होंने दिया था पावर ग्रिड को, जिसमें एस्टर फ्लूइड लगा है, मतलब इंसुलेटिंग फ्लूइड उसका एस्टर है, ऑर्गेनिक एस्टर, ना कि ऑयल एंड ऑल, बिकॉज जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। एक उनको आर्सेलर मित्तल से भी ऑर्डर मिला है फ्रॉम मैक्सिको। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जब मैं अभी अर्निंग्स कॉल सुन रहा था, तो इस बारी इस जो FY26 फाइनेंशियल ईयर आएगा, और पहले भी इन्होंने कहा था कि हम 10 to 15% एक्सपोर्ट ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत है, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 10% ही हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू रहे। तो एक तो इनका सबसे पहले तो डायरेक्टली एक्सपोजर कम हो गया 10% का ही। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा इनका जो ऑर्डर डिपेंडेंसी है वो यूएस में लेके है। अभी तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि मैक्सिको में इन्होंने दिया, चाहे वो ईयू में दें, कहीं और जहाँ से इनको रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज रिक्वायरमेंट सिर्फ यूएसए में नहीं है, ईयू में नहीं है, इंडिया में नहीं है, ग्लोबली है। तो ये हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग
अपने जो एक्सपोजर है यूएसए के लिए वो कम करें और अलग अलग क्लाइंट्स ढूंढ के इधर उधर मैनेज कर लिया। वैसे भी सिर्फ 10% है ऊपर से। आई डोंट नो हाउ ट्रूथफुल दिस इज़, बट अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैरिफ्स। अब आई डोंट नो कि ये बात सही है या नहीं है, बट मतलब जो मैनेजमेंट ने बोला मैं आपको वो बता रहा हूँ कि दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैरिफ्स। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। 90% इस साल जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 10% इज़ एंटायरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी मैक्सिको, यूएस, ईयू, कनाडा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ही जा सकते हैं। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक दो चीज़ अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। पाइपलाइन मैंने इनको आपको बता दी कि वो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दी थी। हाँ, कि एचवीडीसी में भी जा रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज क्या है, मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आपका कंपटीशन कम है, बट हाई वोल्टेज जो डीसी लाइन होती है उसमें तो आपका कंपटीशन उससे भी ज़्यादा कम है। बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे एचवीडीसी के लिए आपको बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। ये कंपनी के पास अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो यूटिलिटीज़ क्या कर रही हैं, जो ऑलरेडी एचवीडीसी के ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनका फेलियर रेट हाई है उनका एक्चुअल में उनका हाई रेट ऑफ फेलियर है। तो ये कह रहे हैं कंपनी को कि आप पहले आओ, इन ट्रांसफॉर्मर्स को रिपेयर करो, समझो, और जब आप हमको लगेगा कि आप एक बनाने लायक भी हो गए हैं तो हम आपको ऑर्डर्स भी देंगे। तो ये देखते हैं कि उसमें तो खैर टाइम लगेगा। अभी तो जितना भी इस मुझे नहीं लगता इस साल ये कोई बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इस पर, क्योंकि ऑलरेडी केपेक्स जो है वो 15,000 और 22,000 MVA फैसिलिटीज़ में चला जाएगा इनका। तो एचवीडीसी का देखना पड़ेगा, बट ठीक है, एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है कंपनी के मैनेजमेंट को लेके कि ये अब एचवीडीसी लाइन में भी जाना चाहते हैं एंड वो वहाँ से वो एक और अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिकॉज कंपटीशन कम तो मार्जिन ज़्यादा। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये छोटा ही वीडियो है बिकॉज मेरे को लगा कि यार अचानक एकदम से इन्होंने रिजल्ट निकाले और अर्निंग्स कॉल किया, तो मेरे को लगा एक बार बता दूं बिकॉज चैनल पे 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और कंपनीज़ के भी हैं जो अपडेट्स आए हैं। सेनको गोल्ड का अच्छा अपडेट आया है काफ़ी। अगर टॉप लाइन की मैं बात करूँ, काफ़ी मीन्स वो उसी रेट से ही ग्रो करता है। उसको बहुत एग्रेसिव ग्रोथ मुझे लगता नहीं है कि मैनेजमेंट करना भी चाहता है, और वो ऐसे ही ग्रो करेगा 18-20%। लेकिन Q3 में उनका जो हेजिंग का लॉस था वो बहुत ज़्यादा था, जितना उन्होंने बताया उससे बहुत ज़्यादा हो गया था। और इस बार ये कह रहे हैं जो Q4 रहेगा वो हमारा नॉर्मल रहेगा। जो भी इम्पैक्ट था कस्टम ड्यूटीज़ का वो हो चुका है एंड दैट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड एंड Q4 मार्जिन्स विल बी वेरी पॉजिटिव, ऐसा उन्होंने कहा था। बट मुझे अब ऐसा धीरे धीरे समझ आने लगा है कि सेनको जो है दैट विल बी अ स्लो ग्रोथ प्लेयर। ग्रोथ रहेगी 18-20% की, बट जैसे कल्याण को आपने देखा होगा वो एग्रेसिव लॉन्च करने लगा है। अपने जो शोरूम्स हैं, पीएन गडकिल को आप देखेंगे, सब के सब बहुत एग्रेसिव लॉन्च कर रहे हैं, बट नॉट सेनको। तो देखना पड़ेगा, अगर कंजर्वेटिव चाहिए आपको, इसीलिए आपको उसका पीई भी कम दिखेगा। यही रीज़न है, बिकॉज उस ग्रोथ के लिए वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव दिख नहीं रहा है। तो अगेन, अगर आपको स्लो ग्रोथ पसंद है, कंजर्वेटिव ग्रोथ पसंद है, सेफ ग्रोथ पसंद है, तो मतलब अगेन नो टिप्स नो रिकमेंडेशन, बट फिर वो सेनको की तरफ ज़्यादा सेनको फिर ज़्यादा आइडियल चॉइस होगा। बट अगेन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्वेस्ट करो या ना करो। एंड डिस्क्लेमर है जो मुझे शुरू में देना था मैं एंड में दे रहा हूँ कि नथिंग आई से इन दिस वीडियो शुड बी टेकन एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलेटर और रिलेटेड टू रेगुलेटर, प्लीज़ ये डिस्क्लेमर उनको दिखा देना। आई कैन नॉट अफोर्ड मोर वीडियोज़ टू गो ऑफलाइन। ठीक है, तो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली अभी तो रिजल्ट सीजन आना शुरू हुआ है, तो next 1 to 2 months is gonna be very interesting. Again, thank you so much for watching the video. I'll see you very soon. Bye.